आज हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स की। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक रूल बुक है, राइट? इट्स अ रूल बुक विच टेल्स अस हाउ द कंट्री विल बी गवर्न्ड, मतलब देश को कैसे चलाया जाना चाहिए। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेयर वी हैव द Lok Sabha and the Rajya Sabha. Okay, so it's a part of center, and then we have state where there is Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, which is a part of state, right? And similarly, there are panchayats and the municipalities. So this all has been written in our constitution, okay, that how the country will be governed, how are we going to run the country. Okay, so it's a rule book which is basically talking about all the set of guidelines, okay, which are giving a direction to the fulfillment of national objectives. See, to run a country successfully, meaning that we have certain goals, like we have to remove the poverty from the country, generate employment opportunities for the citizens, okay, secure their fundamental rights, okay, being a state, we have certain duties towards the citizens. So everything has been mentioned in our constitution, and this results in the fulfillment of the national objectives. Okay, so it was not an easy task to give ourselves a constitution. क्यों आसान task नहीं था? Because we had to adopt, or we can say we have, हमारे constitution में बहुत सारे concepts हैं जो हमने दूसरे countries से adopt किए हैं अपनी situations के हिसाब से. Okay, so it took 2 years and 11 months to complete this entire constitution. Okay, and initially इसके 22 parts थे, 395 articles थे. ठीक है, तो parts के अंदर हमारे क्या है, articles हैं और schedules अलग से हैं. So initially इतने थे, लेकिन अब कितने हैं? There are 22 parts जिसके अंदर there are around 498 articles and there are currently 12 schedules. Okay, 12 schedules हैं, 25 parts हैं और करीब 498 articles हैं, 448 articles हैं basically, right? 448. Now part 1 of the Indian Constitution basically talks about the union and its territories. अब आपको पता है कि जो हमारा देश है वो क्या है, बहुत सारे राज्यों का एक ग्रुप है. ओके, अब पार्ट 1 में बेसिकली राज्यों की और टेरिटरीज की बात की गई है, सीमाओं की और हमारे देश के राज्यों की बात की गई है. तो इसमें बेसिकली 4 आर्टिकल्स कवर होते हैं. वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? जैसे आर्टिकल 1 में बेसिकली बताया गया है कि इंडिया क्या है, देशों का समूह है, मतलब इंडिया, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राइट? उसके बाद आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि पावर है, सरकार के पास पावर है कि वो नए राज्यों की क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है, राइट? नए नए राज्य वो बना सकती है. और आर्टिकल 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि वो जो राज्य हैं, ओके, जो जैसे कोई भी राज्य है हमारे देश में, उसकी जो टेरिटरीज है उनकी रीएडजस्टमेंट कर सकती है, मतलब उनकी जो लैंड बाउंड्रीज है उनको घटा बढ़ा सकती है. यहाँ पे देखो आर्टिकल 2 में तो बोला गया कि नया स्टेट एस्टैब्लिश कर सकती है, राइट? जैसे कि गुजरात बना था 1960 में, महाराष्ट्र बना था, उसके बाद नागालैंड एंड उत्तराखंड एंड झारखंड 2000 में. तो ये पावर है आर्टिकल 2 के हिसाब से, इट कैन अडॉप्ट. बट आर्टिकल 3 में बोला गया कि किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की लैंड बाउंड्रीज को क्या कर सकती है, बड़ा या छोटा कर सकती है. ओके, अब आर्टिकल 4 में बोला गया है कि वो स्टेट्स के नाम भी चेंज कर सकती है, राइट? नाम भी, किसी स्टेट का नाम अभी कुछ और है, बाद में कुछ और हो सकता है, राइट? तो वो कर सकती है. उसके अलावा जो सीट्स होती हैं राज्यसभा में, आपको पता है राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब उसका कोई जैसे लोकसभा इलेक्शन होता है वैसा कोई इलेक्शन नहीं होता है. राज्य से चुने हुए मंत्री बेसिकली, ठीक है, विधायक वहां पे जाके बैठते हैं. तो राज्यसभा में मैक्सिमम आपकी कितनी सीट्स होती हैं? 250 सीट्स होती हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ और 12 सीट्स
राष्ट्रपति चुनता है, और एज ऑफ नाउ 245 सीट्स हैं वहां पर, राइट। तो फोर्थ आर्टिकल में बेसिकली क्या बोला गया है कि स्टेट्स के नाम चेंज कर सकते हैं, और राज्यसभा की सीट्स का जो एलोकेशन है उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। पर लेकिन ये सारी चीज़ें सरकार कर सकती है, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के थ्रू होती हैं चीज़ें, राइट। पार्लियामेंट में आप इस चीज़ को बेसिकली ला सकते हो, और यूनानिमसली सबके सपोर्ट के साथ ये चीज़ एडॉप्ट या फिर एक्सेप्ट की जाती है। अब पार्ट टू की बात करते हैं, तो बेसिकली ये सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप का सिंपल सा क्या मतलब है, नागरिकता। नागरिकता क्या होती है, बेसिकली कोई पर्सन अगर इस देश में जन्मा है, राइट, संविधान के हिसाब से कोई पर्सन अगर इस कंट्री में जन्मा है, या फिर उसके पेरेंट्स इस कंट्री में जन्मे हैं, या फिर उसने यहाँ की नागरिकता ली है, राइट, तो ली है और वो पिछले 5 सालों तक इंडिया में उसने डोमिसाइल किया, वो रहा है इंडिया में, राइट। तो ये हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो आर्टिकल 5 to 11 कवर करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 to 8 की अगर हम बात करें तो माइग्रेशन इश्यूज से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देखो इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1947 में, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हो गया था 1949 26 जनवरी, जब जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट होता है, और अडॉप्ट हो गया था 26 जनवरी 1950। तो बेसिकली तो आर्टिकल 5 to 8 डील करता है माइग्रेशन। उस टाइम पे इंडिपेंडेंस में बहुत सारी माइग्रेशन इश्यूज हुई थी, राइट, कोई पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था, राइट। तो बेसिकली इसकी वजह से सिटीजनशिप पे बहुत इफेक्ट पड़ा था। तो 5 से 8 आर्टिकल इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि उसकी सिटीजनशिप कैसे डिसाइड होगी, उस पर्सन की जो पार्टीशन को जिसने फेस किया था। आर्टिकल 9 अगर हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट कि देखो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर किसी पर्सन ने वॉलेंटरली अपनी मर्जी से किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, सो दैट पर्सन वोंट बी कॉल्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। सो डिड यू गेट माई पॉइंट? इफ अ पर्सन हैज वॉलेंटरी ऑब्टेन्ड the citizenship of other country, then that person won't be considered Indian citizen, right। अब 10th आर्टिकल की बात करें कि देखो अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है, वो रहेगा सिटीजन जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं आता। अब अमेंडमेंट क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, राइट, जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था 1955 में, जो कि हमारा एक एक्ट है, कानून है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। तो बेसिकली ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर नागरिक है, ऑलरेडी अभी है, तो वो तब तक उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी जब तक किसी लॉ में चेंज नहीं आएगा, ओके। अब आर्टिकल 11 की बात करें तो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है एक पर्सन की सिटीजनशिप को बदलने का, यानी कि चेंजेस उसमें लाने का, वे एक गवर्नमेंट के पास पावर है। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है पार्ट 3। बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। देखो किसी भी नागरिक के लिए मेरा ये मानना है कि चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, उसके लिए मूल अधिकारों का एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट रोल है, ओके। सो दीज आर बेसिकली द राइट्स विच गिव्स अस a kind of security, right, they are basically justifiable का ये मतलब है कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स का कॉन्ट्रावेंशन होता है then we can take the help of courts in country, okay, we can file a writ or sue against those, okay, contravention of those। so जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, राइट, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 1978 में एक अमेंडमेंट आया, संशोधन आया, 44वां संशोधन था, जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी जो होती थी उसको कन्वर्ट कर दिया लीगल राइट में, ठीक है, कानूनी राइट में कन्वर्ट कर दिया हमारे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को। अब जो 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारी,
जो बची हुई हैं वो क्या क्या हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल 12 to 35 जो बात करती हैं हमारे पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 12 से 35 में हमारी फंडामेंटल राइट्स कवर्ड हैं। कौन कौन से हैं? देखो, आर्टिकल 14 to 18 में राइट टू इक्वालिटी की बात हुई है। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? देखो, सबको समानता का अधिकार है। इसका मतलब कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, राइट। और किसी के साथ उसकी जाति, उसके रिलीजन या उसकी कास्ट या किसी भी बेसिस पे, जेंडर, इसके बेसिस पे क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं हो सकता है, राइट। ये हमारा मूल, अगर कोई किसी के साथ इस बेसिस पे भेदभाव करता है तो वो क्या है, जस्टिफिएबल है, हम उसका केस फाइल कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं। अब जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स आती है, नौकरियां आती है सरकारी, तो उसमें सबको समानता अधिकार है उसमें पार्ट लेने का, सबके सब उसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी। अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन होना चाहिए कंट्री में। देखो, अनटचेबिलिटी, if it's practiced in the country with some person, then what will happen, then that person can sue the court. Abolition of titles. अब टाइटल्स क्या होते हैं? देखो, लोग अपने नाम के आगे कुछ भी टाइटल लगा देते हैं, लेकिन कानून की नज़र में किसी भी टाइटल की वैल्यू नहीं है, सिर्फ और मिलिट्री और आपकी एकेडमिक टाइटल्स ही वैल्यू है। बाकी और टाइटल्स ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं मानते हैं। अब आर्टिकल 19 to 22 की बात करें तो राइट टू फ्रीडम है। फ्रीडम क्या होता है? आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने विचारों का क्या कर सकते हैं, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, राइट। हम कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं और किसी चीज़ के अगेंस्ट, अगर हमें कोई चीज़ सही नहीं लग रही उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, हम इधर से उधर मूव कर सकते हैं। मूवमेंट बेसिकली इधर से उधर मूव कर सकते हैं। रेजिडेंस, हम कहीं भी रह सकते हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रोफेशन, हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन का हमें अधिकार है, बेसिक शिक्षा का, राइट। तो ये सारी हमारी क्या है, राइट टू फ्रीडम है, हमारी फ्रीडम की राइट्स हैं। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, ठीक है, 23 से 24 आर्टिकल इसकी बात करता है। अब एक्सप्लॉयटेशन बहुत तरीकों से हो सकता है, जैसे आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में सुना होगा कि ह्यूमंस को फोर्सफुली इधर से उधर ले जाया जाता है किसी भी काम के लिए, ठीक है। वी ऑल नो कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड विच आर वेरी डेंजरस, ओके। सो ह्यूमन टेरिफिंग एक इसमें आ जाता है, ओके। टेररिज्म इज अ वेरी प्रीडोमिनेंट इशू एज ऑफ नाउ। फोर्स्ड लेबर की बात करें, इसका भी प्रोहिबिशन है। और अब चिल्ड्रन वर्क नहीं कर सकते हैं, मतलब चिल्ड्रन प्रोहिबिशन है चिल्ड्रन का वर्क करने से, कहाँ, फैक्ट्रीज में, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। बेसिकली ये 25 to 28 आपके आर्टिकल में है इसकी बात। अब इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी पर्सन को आज़ादी है कि वो किसी रिलीजियस इवेंट को अपने धर्म के हिसाब से करवा सकता है, उसको आज़ादी है इसकी। और अगर वो किसी रिलीजन का प्रचार कर रहा है तो उसे कोई टैक्स वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिमिलरली अगर कोई रिलीजियस कोई पर्सन है मान लो, और वो किसी क्रिश्चियन या किसी और मतलब धर्म से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ता है, एजुकेशन ले रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते रहते, तो उसकी मर्जी है वो उन्हें अटेंड करे या ना करे। तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट, ये है। आर्टिकल 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि सबके पास अधिकार है कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे। देखो, कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर क्या होता है? अब एक हिंदू कल्चर हो गया, मुस्लिम कल्चर हो गया, सिख कल्चर, तो सारे रिलीजन्स के अपने अपने कल्चर हैं। कल्चर का मतलब ये है कि वो जो चीज़ें फॉलो करते हैं। जैसे अब हिंदू कल्चर की बात करें तो वहाँ पे हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, रामायण, हमारे जो भी रामायण है, एपिक्स वगैरह, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सारे, और हमारे वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद, अरंक्यस, ये सारे
हमारी हमारी ये राइट है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें। वैसे ही हमारी काफ़ी सारी जो जैसे हम बात करें आयुर्वेद, राइट, आयुर्वेद हैज़ बीन फ्रॉम, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग we are celebrating this yoga day also on 21st June every year, right? Educational rights, हमारे शिक्षा लेने का अधिकार। तो हमें अपने कल्चर को बचाना है, हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, ये हमारा मूल अधिकार है। 31 आर्टिकल में जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन इसको हटा दिया गया फ्रॉम इन 1978 when 44th amendment was done, right? And then similarly, right, 32 article बात करते हैं constitutional remedies की, this is heart and soul of the Indian constitution basically। क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं अगर हमारे कोर्ट्स को मूव कर सकते हैं अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो गया, हनन हो गया। तो मैंने आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स बताई, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, right to manage, right to constitutional remedies। so ये बहुत ही important हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, और इसका कभी भी हनन होता है तो वी हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, पार्ट 4 की अगर हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नॉन जस्टिफिएबल है, मतलब कि इसके रिगार्डिंग कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। अब ये है क्या, DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब कि जो भी हमारा स्टेट क्या है, स्टेट तुम्हें आपको पता है, स्टेट इज नथिंग बट सरकार, गवर्नमेंट। अब वो यूनियन गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब इनकी जो कुछ जिम्मेदारियां हैं, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत, मूल्य। तो देखो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो कि स्टेट्स को फॉलो करनी चाहिए। तो आर्टिकल 36 to 51 इसके बारे में बात करता है। तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में से हमने इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया है, ये रिपीट कॉन्सेप्ट को हमने बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने हिसाब से इस चीज को फिर अमेंड किया है। तो यहाँ पे हमारे सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे देश के प्रति, हमारे नागरिकों के प्रति, राइट, वो इसमें लिखा गया है। और जब भी कानून बनाती है सरकार, देखो कानून कैसे बनता है आपको पता है, पार्लियामेंट में बनता है, पहले बिल आता है, राइट, जो कि सरकार बनाती है, जो पावर में है। बिल एक्ट बनता है या नहीं बनता वो डिपेंड करता है वो पार्लियामेंट में बहुमत के साथ पास होता है कि नहीं, राइट। तो सरकार जब कानून बिल बना रही है तो उसको ध्यान में रखना है कुछ चीजों को कि जो नागरिक हैं उनके वो क्या हो, फेवर में हो, उनके अगेंस्ट ना हो, उनके मूल कर्तव्यों का, राइट, उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन ना करे। अब इसमें क्या है, बेसिकली हमें सोसाइटी, देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर हम बात करें तो हमें जैसे बोला गया है आर्टिकल 38 में कि वेलफेयर करना है सोसाइटी का क्या करना है, सोसाइटी में अगर किसी के साथ भी बुरा हो तो उसको न्याय दिलवाना है, राइट, दैट इज वन थिंग। अब एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंश्योर करना है लोगों को, मतलब कि जॉब्स जनरेट करनी है कंट्री में, अलग अलग सेक्टर्स में, IT सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड, कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे IT भी आ जाता है, राइट, देयर आर मैनी अदर थिंग्स, राइट। तो हमें हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, हमें इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है। ऐसे नहीं कि किसी के पास इनकम बढ़ती जा रही है और किसी के पास कम हो रही है। तो बेसिकली वी आर फॉर्मिंग, सरकार मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, राइट, केंद्र की जो होती है या RBI की जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसके थ्रू क्या करती है, अपने मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में, राइट। और मटेरियल रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे क्रूड ऑयल से लेकर के बहुत सारे मिनरल्स हैं, आपके कोयला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली तो ये सारे इनका क्या करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वाटर वगैरह। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश का सबका विकास होगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और सबको जो इक्वल काम करे वो इक्वल पे देनी। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि बात करते हैं सरकार की जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति। सो बेसिकली आज हमने डिस्कस किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उनके अंदर आने वाले आर्टिकल्स की, जैसे पार्ट 1
आपकी बात करता है यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब एक अमेंडमेंट हुआ था, राइट, उस अमेंडमेंट में बेसिकली हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी, वो भी पार्ट 4 में ही आती हैं। तो आर्टिकल 51A से वो शुरू होती हैं। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ये, और बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कि पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 25 पार्ट्स आर देयर। तो पार्ट अगर हम बात करें पार्ट आपके 5th की, तो वहाँ पे आपके सारा पार्लियामेंट के रिगार्डिंग या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके रिगार्डिंग और आपके ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।